All right. Hi, everyone. Good evening. Hi, Samarth. Good evening, Kushal. Good evening, Aditya. Hi, Rudra. Yeah, hi, Sahil. हाँ साहिल, हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, ग्रेट. गुड इवनिंग एवरीवन. सो आज थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं. आई थिंक टुडे इज लेक्चर नंबर 20. आई थिंक काफी लेक्चर्स लग गए थर्मोडायनेमिक्स को खत्म करने के लिए. हाँ, आज होपफुली हम लोग इक्विलिब्रियम भी चालू कर लेंगे. शुडंट बी अ प्रॉब्लम. आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसको कॉपी कर लिया है. एंड बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो बुकलेट के, वो अब आप ट्राई कर लोगे. केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है. मतलब इट इज अ हाईली स्कोरिंग चैप्टर. सो हम लोग देख सकते हैं कि उसमें जो केयरलेस मिस्टेक्स होंगी बस वही आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी. मैं बताऊंगा क्या क्या रहेंगे वो. ठीक है. सो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. उसका समरी आप लोग बनाना शुरू कर दो. ठीक है. डोंट वेट अप फॉर द एग्जाम टू कम. Make sure that you have created that summary, and whenever next we are using that chapter, जब भी उसका टेस्ट वगैरह आ रहा है तो आपके पास में उसका समरी रेडी रहना चाहिए. नोट्स, फॉर्मूला शीट आई शुड से, टॉपिक सब टॉपिक बाय सब टॉपिक पूरा रहना चाहिए. ऑल राइट. हाँ हाँ, डाउट्स पूछ लेना बाद में एक बार. पहले लेट मी कंप्लीट द कार्नोट साइकिल पार्ट एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे. आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम सेम ही कॉन्सेप्ट होते हैं, जस्ट थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग रहती है. Problem solving in chemical equilibrium is a bit more sorry, in ionic equilibrium is a bit more challenging as compared to chemical equilibrium. मैं बताऊंगा जब आएंगे वहां पे, तब हम लोग डिस्कस करते हैं. ऑल राइट. हाँ हाँ, थर्मो आपका पूरा आएगा जो अपकमिंग टेस्ट आए हैं उसमें. सो पूरा कंप्लीट प्रिपेयर करना. हाँ, हम लोग आज केमिकल इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट करेंगे. मैंने उसके नोट्स भी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, तो हम लोग वो भी देखेंगे ही सही. ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं with the Carnot cycle. So as such, Carnot cycle is something which is primarily taught as part of classical thermodynamics. And the second law interpretation from the point of view of physics, ठीक है, जो मैंने आपको ऐसे ऊपर ऊपर से बीच में बताया था, that is something which is used as a background towards understanding Carnot cycle. Now, before we get into the details of what Carnot cycle is, there are certain important basic terms जो मैं आप लोगों के साथ में पहले डिस्कस करना चाहूंगा. सबसे पहला टर्म नोटिस करना, थर्मोडायनेमिक साइकिल. Now this is something which you would already know, but I'll still put it in front of you so that everyone is on the same page. A thermodynamic cycle means that the system is taken through a series of different states and it finally comes back to the ओरिजिनल और द इनिशियल स्टेट. तो उसको हम साइकिल कहेंगे. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे नोटिस करना इज हीट इंजन. व्हाट डू आई मीन बाय हीट इंजन? तो यहां पे इसका स्पेसिफिक डिस्कशन, कॉन्टेक्चुअल डिस्कशन समझना. इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग थ्रू अ साइकिल, a system may perform work on its surrounding, thereby acting as a heat engine. Before I go into more details of it, इसका opposite term is called as a heat pump. यहाँ नीचे फोकस करो, यहाँ पे जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये हीट पंप का डेफिनेशन भी देख लो. इसमें कैसा होगा? द सिस्टम मे बी वर्कड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स and in the process it transfers thermal energy from a cooler system to a warmer one.
Now, both these definitions are related to each other, they are opposite of each other. दोबारा नोटिस करेंगे, सबसे पहले वापस से यहाँ पे नोटिस करना हीट इंजन के बारे में. हीट इंजन क्या है? हीट इंजन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके सामने है, that it acts by transferring energy from a warm region to a cold region, and in the process it converts some of that energy into mechanical work. ठीक है, सो इस चीज को डायग्रामेटिकली यहाँ पे आपके साथ नीचे यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जा रहा है. नोटिस करना, ये जो सर्किल है दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर हीट इंजन. ठीक है, इसके अंदर कुछ साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, देयर इज सम थर्मोडायनेमिक साइकिल दैट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड. नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर देयर इज अ हीट सोर्स. ठीक है, दिस इज TH, मतलब ये हायर टेम्परेचर पे है. ठीक है, दिस इज द हीट सोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव अ हीट सिंक. देयर इज TC टेम्परेचर पर है. TC मतलब T cold. Now what happens is that heat flows from hot body to a cold body, right? That is the spontaneous direction in which heat flows. That is one of the basic interpretations of second law of thermodynamics. उसके ऊपर एक एडिशनल इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट ये जो हीट हॉट रीजन से आ रही है, इस हीट को मैं यूज कर सकता हूं इन सर्टन वेज. ठीक है, दैट इज द डिजाइन एस्पेक्ट. इस हीट को मैं यूज कर सकता हूं इन सर्टन वेज टू डू वर्क. ठीक है, अब ये जो अंदर डिजाइन है वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो. जैसे ऑटोमोबाइल्स में लाइक कैसा होगा, यहाँ पर कोई फ्यूल का कंबशन हो रहा होगा जिससे हीट जनरेट होगी, और उससे आप मैकेनिकल वर्क कर रहे होगे, पिस्टन्स अप डाउन कर रहे होगे. ठीक है, it could be an example of say something like a battery. उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, एंड उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिल रही है उससे हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे होंगे. ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग पीवी वर्क का डिस्कशन कर रहे हैं इस चैप्टर में. हाँ, तो इसमें a more relevant example in front of you would be something you can imagine like an engine in automobiles. ठीक है, although that is a much more complicated example, much more complicated version. ठीक है, a more simplified version could be something like you know जैसे बहुत पुराने टाइम पे, मतलब there is this example of a product created by East India Company. ठीक है, कुछ 16th या 17th सेंचुरी की बात होगी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. तो उसमें देयर वाज अ फैन दैट वाज डिजाइंड. ठीक है, वो फैन का कॉन्सेप्ट क्या था, दैट उस फैन की ब्लेड्स थी. ठीक है, और उसके पीछे कुछ तो सेटअप था. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट सेटअप. एंड यहाँ पे नीचे आप कैंडल रख दोगे. ठीक है, तो वो कैंडल becomes your heat source. Your heat sink is the ambience around it, the room itself. And while the heat gets transferred from the candle to the room, the design inside is such that it rotates these fan blades. So it was one of the primitive designs of how heat from a source was used to do mechanical work. ठीक है, अगर आपको किसी को ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट है तो जाके यूट्यूब पे वीडियो देखना बाद में, स्टर्लिंग इंजन. ठीक है, स्टर्लिंग इंजन या स्पेसिफिकली स्टर्लिंग इंजन फैन सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा. ठीक है, ऑल्दो इसकी डिजाइन इजंट समथिंग विच इज वेरी सिंपल, यू डोंट रियली गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, अदरवाइज बहुत टाइम चला जाएगा. बट यस, इट इज समथिंग, अगर हाँ इफ यू चूज टू स्टडी हायर ऐसे थर्मोडायनेमिक्स तो वहां पे डेफिनेटली आप इन सबको पढ़ोगे. दे बिकम द फंडामेंटल्स ऑफ thermodynamics. Now
अब यहाँ पे नोटिस करना, हाँ, साइकिल होने का एसेंशियल एस्पेक्ट ये है दैट वी आर looking at the system returning back to its original state only. ठीक है, so that it can be reused. That's why cyclic होना important है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, मतलब अगर आप ऐसा बोलोगे आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, लाइक जो भी हीट सप्लाई करा वो पूरा का पूरा वर्क हो जाएगा. ठीक है, लाइक यहाँ इनिशियल से यहाँ फाइनल गए, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिक प्रोसेसेस. वी वांट द सिस्टम टू कम बैक टू द इनिशियल स्टेट. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग साइकिल्स. अच्छा, मुझे एक मिनट दो. आई जस्ट हैव टू डू वन स्मॉल थिंग. गिव मी 1 minute, आई जस्ट कम बैक. सॉरी, आई had to go for a small thing. अब ठीक है. अब हाँ, as I was saying that we are discussing a cyclic process, and यहाँ पर मैं एक हीट इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें the fundamental concept is that there is a heat source supplying heat. It is being used to do work, and there is some part of heat that is released into the cold region or the cold reservoir. Now, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला था कि इसी का ऑपोजिट होता है रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप. तो रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? रेफ्रिजरेटर ठंडे को और ठंडा बनाता है ना. तो इट ensures that the heat flow from cold to hot region, ताकि ठंडा और ठंडा हो सके. तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस पे एक्सटर्नली वर्क करना पड़ता है. उसको एक्सटर्नली हम लोग वर्क प्रोवाइड करते हैं, लाइक वी डू, द सराउंडिंग डज वर्क ऑन द सिस्टम. Currently we are focusing on the heat engine part. Now, अब इसमें नोटिस करना, when I am looking at this heat engine, अब मैं इसको फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करता हूँ. तो फर्स्ट लॉ का पर्सपेक्टिव से डेल्टा यू जीरो रहेगा, बिकॉज इसके अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है. Q plus W will be equal to 0, and if I break it down, the Q is the sum of QH and QC. QH will be positive because it is heat supplied, QC will be negative because it is heat released, and this W, that is the work done, is also going to be negative. Why? Because this is the work done by the system on the surrounding. Now, अब इसी हीट इंजन को जब सेकेंड लॉ के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करा जाता है, तो सेकेंड लॉ इसमें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट QC कैन नॉट बी जीरो, और you can say that the complete heat supplied QH cannot be converted into work. The entire heat supplied cannot be completely converted into work. There is some part which gets dissipated, there is some part which gets lost in form of the heat released. So this is something which also can be interpreted. यहाँ पे आप नोटिस करना, मैथमेटिकली इसको हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं. ये जो QH था, ये वर्क से ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज,
So if I reject these terms, I can get work done, the magnitude upon QH, to be less than 1. And this work done will be our output. The heat supplied will be our input. And output upon input is efficiency. So what it is saying is that this heat engine can never operate at 100% efficiency. You can't use the entire heat supplied and convert it into work. ठीक है. हाँ, अब इसमें समटाइम स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर ये आउटपुट जो है, लाइक इनपुट समझ में आया, इनपुट इज हीट सप्लाइड, बट आउटपुट में ये वर्क डन और हीट रिलीज दोनों ही तो है. लाइक व्हाई आरंट यू कंसीडरिंग हीट रिलीज एज आउटपुट? एरो वाइज वो दिख रहा है, but it isn't really our useful output. Our useful output is the work. The heat released isn't something that can be used. That isn't something which can be converted into any other work. Right? For example, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन का ही मैं बात करता हूँ, तो ऑटोमोबाइल इंजन में लाइक फ्यूल बर्न हो रहा है, उससे हीट सप्लाई हो रही है, राइट, एंड उससे से वर्क हो रहा है. ठीक है. अब उससे इंजन भी गर्म हो जाता है और इंजन फिर सराउंडिंग्स में अपनी हीट रिलीज करता है. अब उसको थोड़ा ना मैं यूज करता हूँ, दैट इज नॉट माई आउटपुट. वो गर्म हीट इंजन पे थोड़ा ना मैं बैठ के ऑमलेट सेक रहा हूँ. सो दिस इज नॉट समथिंग विच विल बी आर आउटपुट. आर आउटपुट विल बी जस्ट द वर्क डन. सो यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना वापस से, फर्स्ट लॉ का पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हैं, डेल्टा यू जीरो होगा. And as a consequence, I can write QH plus QC plus W is equal to 0. And I can also help you understand their signs because of the sign convention जो हमने define किया हुआ है. Second law के हिसाब से, what I'm saying, or what is the interpretation of the second law that we are seeing over here, that QC cannot be 0. Or in other words, the entire heat supplied cannot be completely converted into the work. There is some part which is going to be dissipated into the cold region. Right? So if I write this W upon QH term, okay, W का magnitude basically ले रहा हूँ मैं, तो it is the work done upon the heat supplied. So it is output upon input, which is what we are calling as efficiency, has to be less than 1. Right? So इसका verbal statement कैसा हो गया? It is not possible to use a cyclic process to extract heat from a reservoir and convert it completely into work without transferring certain amount of heat from the hot reservoir to the cold reservoir at the same time. ठीक है, एक एक word important है. All of these words, each and every word in this is very important. It is not possible to use a cyclic process to extract heat from a reservoir and completely convert it into work without transferring certain amount of heat from the hot reservoir to the cold reservoir at the same time. Now you may ask कि ये इसका प्रूफ कहाँ है, लाइक हाउ डू यू गेट द प्रूफ ऑफ इट? ठीक है, ऑल्दो इसका प्रूफ भी है, एंड द प्रूफ कम्स फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन. कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? दैट इसी हीट इंजन को आप उल्टा कर दो, रेफ्रिजरेटर बना दो या हीट पंप बना दो, और उन दोनों को साथ में अटैच कर दो. ठीक है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए, एंड उससे what we get as an outcome is that we find heat flowing from cold region to hot region, which is in direct contradiction to our observation of the universe. That heat cannot flow from cold region to hot region spontaneously without any external intervention. ठीक है, तो प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये इंटरप्रिटेशन जरूर समझ में आना चाहिए. हाँ, यहाँ पर रेजर्वायर वर्ड मैंने इसलिए यूज करा है बिकॉज आई वॉन्ट द टी एच एंड द टी सी टू बी कॉन्स्टेंट.
ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। द थिंग इज दैट दिस हीट सोर्स, अगर मैं इसमें से लाइक हीट ले रहा हूं तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय यूजिंग द वर्ड reservoir over here is that it is large enough such that this T value isn't changing. ठीक है, नाउ ये फर्स्ट लॉ का इंटरप्रिटेशन था, सेकंड लॉ का इंटरप्रिटेशन था। हाँ, राइट आयुष। ठीक है, अब मैं आपको विद दिस बैकग्राउंड, विद दिस कॉन्टेक्स्ट, कार्नोट साइकिल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, नाउ अ कार्नोट साइकिल, and it is not something which is the only cycle. There are many other reversible cycles which are there, but Carnot cycle is the one which was first understood and discussed, and is something which has become part of mainstream syllabus. That is why it is the one which is discussed often. A Carnot cycle is a reversible cycle, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वन ऑफ मैनी। ठीक है, बट क्योंकि हमारा सिलेबस इसके ऊपर फोकस करता है तो ठीक है, हम लोग इसी को ज़्यादा भाव देते हैं। अ कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स, एक TH एक TC, which demonstrates the maximum convertibility of heat into work. Now, it is an additional detail that we are discussing over here now. After discussing first law and second law, what Carnot cycle is saying is that ये जो efficiency है, इसकी maximum value क्या हो सकती है for a reversible cycle operating between two temperature sources TH and TC, वो आपको हम निकाल के दिखाएंगे। सेकेंड लॉ ने तो ये बता दिया कि ये एफिशिएंसी लेस देन 1 होगी। दैट वाज वन preliminary piece of information. The additional information which I am now going to help you understand is that this Carnot cycle is going to give you the maximum convertibility or the value of this efficiency that can be there when a reversible cycle is operating between two temperatures TH and TC. Now, होता क्या है कार्नोट साइकिल? अब आप यहां पर फोकस करना। ठीक है, एक बार में एक डायग्राम पे फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, लेट मी जूम इन एंड शो द पीवी डायग्राम। ठीक है, सो पीवी डायग्राम से आप ज्यादा फेमिलियर हो तो पीवी डायग्राम पे मैंने ये थर्मोडायनेमिक साइकिल आपके सामने शो करी है, एंड दिस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक साइकिल इज कॉल्ड एज कार्नोट साइकिल। व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? It is made up of the following steps. The first step is isothermal expansion, followed by isentropic. Isentropic means adiabatic. ठीक है, क्योंकि adiabatic प्रोसेस, adiabatic रिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंज डेल्टा है 0 रहता है, तो हम उसको आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। तो दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फॉलोड बाय आइसोथर्मल कंप्रेशन, फॉलोड बाय एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, सो दिस इज अ 4-step cycle called as Carnot cycle. पॉइंट 1 से पॉइंट 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एंड पॉइंट 4 से पॉइंट 1 एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, हाँ, दोबारा ध्यान से देख लो। ठीक है, साइकिल T वर्सेस V ग्राफ पे किस तरीके से है। यू हैव आइसोथर्मल एक्सपेंशन as the first step, then adiabatic expansion as the next step, followed by isothermal compression, followed by adiabatic compression.
ठीक है, इस तरीके से ये 4 स्टेप्स इस साइकिल को बना रहे हैं। क्लियर है व्हाट द साइकिल इज? अब इस साइकिल की कैलकुलेशंस, इस साइकिल की डिटेल्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ठीक है, राइट हैंड साइड वाला ग्राफ में थोड़ी देर बाद समझा दूंगा, टी वर्सेस एस डायग्राम। बट अभी पहले आप एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का कैलकुलेशन समझ लो। ठीक है, नाउ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला, हमारा बेसिक फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वाज द वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, राइट। नाउ अब नोटिस करना यहाँ पर, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 है, यानी कि जो नेट वर्क डन है वो नेट हीट सप्लाइड के बराबर रहेगा। ठीक है, Q प्लस डब्ल्यू इज 0, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे आई कैन रिप्लेस वर्क डन बाय क्यू नेट। ठीक है, एंड द क्यू नेट इज क्यू एच प्लस क्यू सी। क्यू एच मतलब क्यू सप्लाइड एंड क्यू सी मतलब क्यू रिलीज्ड। ठीक है, ये जो मेरा ऊपर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा था, ये क्यू एच है, हीट सप्लाइड, एंड क्यू सी वॉज द हीट रिलीज्ड। ठीक है, नाउ इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूंगा, क्यू एच कट के 1 हो जाएगा, ये क्यू सी अपॉन क्यू एच आ जाएगा। ठीक है, and QC, because it is heat released, it has to have a negative sign, and QH was the heat supplied, it has to have a positive sign. ठीक है, तो एफिशिएंसी 1 से कम ही है। ठीक है, नाउ वो ऑटोमेटिकली QC का साइन नेगेटिव आएगा यश, जब हम लोग वैल्यूज डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आता है। नाउ अब यहाँ पे QC और QH के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, दैट हीट रिलीज्ड एंड हीट सप्लाइड क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए लेट मी गो बैक टू द साइकिल। नाउ इस साइकिल में आप नोटिस करोगे जो 1 से 2 हम जा रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 हम जा रहे हैं, ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, डेल्टा यू 0 होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, राइट, यानी कि वर्क नेगेटिव होगा, वर्क नेगेटिव होगा तो यानी कि क्यू पॉजिटिव होगा, तो दिस विल बी द हीट सप्लाइड। ठीक है, एंड इसका वैल्यू हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस का हीट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, nRT ln V2 by V1, और T यहाँ पर क्या है, TH है। ठीक है, दिस इज TH। देन सेकेंड स्टेप पे नोटिस करना, सेकेंड स्टेप एडियाबैटिक था, तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस में तो हीट 0 होता है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली Q इक्वल टू 0 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करना, 3 से 4, इसके अंदर आप नोटिस करोगे आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ऑन द सेम थॉट प्रोसेस, ऑन द सेम लाइंस, आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब डेल्टा यू तो 0 है, डेल्टा यू 0 है एंड Q प्लस डब्ल्यू 0 रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो मतलब वर्क पॉजिटिव है, यानी कि हीट नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी द हीट रिलीज्ड, यानी कि ये अपना QC है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला से आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू माइनस ऑफ माइनस nRT ln V2 बाय V1, लाइक इस केस में V फाइनल बाय V इनिशियल, तो V फाइनल V4 हो गया और V इनिशियल V3 हो गया। ठीक है, एंड किस टेम्परेचर पे हो रहा है ये, TC टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड देन लास्टली अगेन 0.4 से 0.1, दिस इज अगेन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसमें Q हमारा 0 रहेगा। तो इस साइकिल में Q
H जो है यानी कि Q सप्लाइड जो है वो मुझे मिल गया NRTH ln V2 by V1, और Q रिलीज्ड भी मुझे मिल गया विच इज NRTC ln V4 by V3। ठीक है, इसको मैं उठा के अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ जो मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, 1 + QC by QH, तो QC एंड टी QH ये मैंने ऊपर निकाला, इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। ऑल्सो आई विल यूज द isothermal and adiabatic relationships to relate V1, V2, V3, V4। ठीक है, क्या स्टेप्स हैं वो? V1 P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बिकॉज ये आइसोथर्मल था। P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा क्योंकि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक था। देन अगेन ये आइसोथर्मल था एंड देन अगेन ये एडियाबैटिक था। P4 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। तो इनको इसमें सब्स्टिट्यूट करके, राइट, इनफैक्ट इन सारी इक्वेशंस को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी मैथ्स करनी पड़ेगी, वो मैथ्स ज़रूरी नहीं है स्टेप्स देखना आपके लिए, आपको चाहिए तो अपने फ्री टाइम में स्टेप्स भी देखना। When you will put these values, you will get the answer, a simplified answer of efficiency, which will be 1 minus Tc upon Th. And this is Carnot cycle giving you the expression of maximum possible efficiency of a reversible cycle operating between two temperatures Tc and Th। ठीक है, तो मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ वापस से सो दैट एक बार आपको समझ में आए कि हम लोगों ने किस तरीके से ये फॉर्मूला निकाला है। मैंने सारे स्टेप्स नहीं बताए डिटेल में, बट और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है, देयर आर मेनी अदर वेज इन विच यू कैन डू द सेम क्वेश्चन, राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इंटायर थिंग इन दिस वे यू कुड हैव वेरी वेल सेट कि ठीक है हम तो वर्क डन निकाल लेंगे और हीट सप्लाइड निकाल लेंगे और उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आप वापस से इसी एक्सप्रेशन पे आकर यही आंसर लेके आने वाले हो। ठीक है, बट अपना अपना तरीका है, आपको करने का मन है तो आप वैसे कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कैसा करा है आप ऑब्जर्व करो। Efficiency is output by input, output was work done, input was the heat supplied। Since it's a cyclic process तो मैंने work done को क्या बोल दिया, equal to the net heat, right, and net heat is QH plus QC, right। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 1 plus QC upon QH हो गया, right। तो मैंने अब फिर हीट की कैलकुलेशंस पे फोकस किया ऑन द साइकिल। ठीक है, साइकिल पे गया और उसमें हीट की कैलकुलेशंस को देखा, हर स्टेप में क्या क्या हीट एक्सचेंजेस हैं, तो मुझे समझ में आया कि एडियाबैटिक में तो जीरो रहेंगे और आइसोथर्मल के मैंने एक्सप्रेशंस निकाल लिए, एक सप्लाइड होगा एक रिलीज्ड होगा, वो एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। और उनको पुट करने के बाद में देन आई यूज्ड दीज रिलेशनशिप्स बिटवीन स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट 4। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 4, इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स पे जो प्रेशर वॉल्यूम के वैल्यूज हैं उनके मैंने ये सिंपल रिलेशनशिप्स यूज करे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के, एंड इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आई विल गेट माय आंसर दैट ईटा, दैट इज द एफिशिएंसी, ईटा बोलते हैं इस टर्म को, आई एम श्योर आप लोगों ने पहले सुना होगा। ईटा इज इक्वल टू 1 minus Tc by Th। ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू नाउ नीड टू डेफिनेटली रिमेंबर। अब नोटिस करना, हाँ, Tc Th क्या है यहाँ पर, Tc and Th are the two temperatures between which our Carnot cycle is operating, our reversible cycle operating between these two temperatures Tc and Th। ठीक है, Th से हीट सप्लाई हो रहा है और Tc में रिलीज हो रहा है, and the design is such that this cycle is getting some work done, so we focused on that। ठीक है, हमने फर्स्ट लॉ वगैरह भी यूज कर लिया बीच में, and then we calculated what is the maximum
efficiency that is theoretically possible as per this Carnot cycle. ठीक है. Now जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है, that this is true for all reversible cycles operating between टू टेम्परेचर्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि कार्नोट साइकिल सिर्फ ऐसी एक यूनिक साइकिल है. दैट्स व्हाई यहाँ पे आई हैव रिटन दिस वर्ड, अ कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल, वन ऑफ मेनी. हाँ, कार्नोट साइकिल पे फोकस इसलिए करा जाता है, दैट्स व्हाई आई सेड दैट, बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच इज द one that all this discussion started with is, and is quite intuitive and simple to see and understand. बाकी और situations में you will have to do some more manipulations. ठीक है. हाँ, अब दिशा आपके जो क्वेश्चंस है ना, दे आर गोइंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजाइन ऑफ व्हाट इज दिस हीट इंजन इज. You are thinking in the lines of how this heat engine is absorbing heat, how this heat engine is releasing heat. वो मैंने explain करा ही नहीं, और मैं उस डिजाइन की डिटेल्स में जाना ही नहीं चाहता. वो अगर होता तो फिर हम लोग लाइक केमिस्ट्री में नहीं होते, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होते, और फिजिक्स भी हम लोग लाइक 11th-12th की नहीं पढ़ रहे होते, हम लोग मे बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. व्हेन यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द डिजाइन ऑफ हाउ or what is happening in this heat engine, how the design or how the setup is. ठीक है. तो उसकी डिटेल में मत जाओ. आई एम आस्किंग यू टू अवॉइड दैट डिटेल राइट नाउ, ऑल्दो इट बिकम्स समथिंग व्हिच यू वुड डेस्परेटली वांट टू नो कि अरे हो क्या रहा है अंदर, हाउ इज इट अब्सॉर्बिंग हीट, हाउ इज इट रिलीजिंग हीट, हाउ इज इट डूइंग वर्क, कुछ समझ में ही नहीं आया अंदर क्या हो रहा है. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट लेट्स प्रायोरिटाइज, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ. We understand that there would be certain design, some ingenious design associated with it. ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही स्ट्राइक हो गया, किसी को सपने में आया, लाइक उसके पीछे थॉट प्रोसेस गया, एंड दिस कार्नोट साइकिल गॉट डिजाइन्ड. The important aspect for you to remember is the result that comes from Carnot cycle, that it gives you the maximum efficiency. ठीक है. हाँ, अब आपका वापस से क्वेश्चन हो सकता है कि यू नो हमें कैसे पता कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है, लाइक हाउ डू वी कंक्लूड दैट. आपने ऐसा तो है नहीं कि हमें 10-12 एग्जाम्पल करके बताया हो और सब में कंपैरिजन करके बताया हो कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी दिख रही है, देखो. ठीक है. तो अगेन उसका प्रूफ इज अगेन प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, that if you design or are able to design something which operates at an efficiency more than what is given by this formula, then you end up contradicting the second law. Now I'm not getting into that detail because it is again not relevant for you right now. ठीक है. तो क्या क्या चीजें समझ में आई, certain terms. ठीक है, क्विक रिकैप दे रहा हूं मैं आप लोगों को. We understood certain important terms. We understood what a thermodynamic cycle means. We understood what a heat engine means. We understood a simple schematic or a simple diagram showing a heat engine. There, a heat engine operating between two temperatures. A thermodynamic cycle operating between two temperatures, one TH, one TC. It is a heat source and is a heat sink. Heat is being supplied from the hot region to the cold region, and this cycle is doing some work out of it. According to first law, we understand the relationship between these terms: heat supplied, heat released, work. And by second law of thermodynamics, the next important result or relationship that we understand is that this QH cannot be completely converted into work. Efficiency is going to be less than 1. Then we get into the details of Carnot cycle.
that Carnot cycle is a set of 4 steps. क्या थे वो 4 steps? Isothermal expansion, adiabatic expansion, followed by isothermal compression, followed by adiabatic compression. Is a reversible cycle, and it is one of many operating between two temperatures TH and TC, which demonstrates maximum efficiency, maximum convertibility of heat into work. ठीक है, एंड उसका डेरिवेशन यहाँ पे हमने देख लिया, काफी सिंपल बेसिक डेरिवेशन है. You remember the formula 1 minus Tc by Th. ठीक है. हाँ, additional thing which is also something good to know is if I was to represent the Carnot cycle on T versus S diagram, temperature versus entropy diagram. ठीक है, तो ये कार्नोट साइकिल आने के बाद में एंट्रोपी आया. ठीक है, क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग इट वाज फर्स्ट व्हेन कार्नोट साइकिल वाज अंडरस्टूड, बाद में एंट्रोपी का डिस्कशन हुआ. तो इनफैक्ट मैं पहले आपको वो भी बता देता हूँ. ठीक है, सुपरफिशियली बता रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ. तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये पहला इक्वेशन ऑब्जर्व करा आपने, 1 प्लस क्यू एच अपॉन क्यू सी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू एच अपॉन सॉरी क्यू सी अपॉन क्यू एच. एंड दूसरा इक्वेशन ये ऑब्जर्व करा आपने, एफिशिएंसी इज 1 माइनस टी सी बाई टी एच. अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ तो मेरे सामने क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 1 प्लस क्यू सी बाई क्यू एच इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी बाई टी एच. इनको मैं रीअरेंज करता हूँ तो आप नोटिस करना ये आ जाएगा क्यू सी अपॉन टी सी प्लस क्यू एच अपॉन टी एच इज इक्वल टू 0. Now, this was an example in which we had only two reservoirs. Like we had two temperatures, I should say, one TC and one TH, or you can say one source and one sink. ठीक है, अगर आप और भी complicated examples discuss करते हो तो उसमें this result holds true for any reversible cycle which will have many heat source and heat sinks. And this is what classical thermodynamics termed as the property called entropy. ये जो summation q by t है, जिसको हम लोग ऐसे integral dq by t बोल देते हैं, this is what entropy का classical thermodynamics based description था. ठीक है, now यहाँ पर if I was to look at this Carnot cycle from the temperature versus entropy diagram, T वर्सेस S डायग्राम, तो ये कैसा दिखेगा वो भी आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो. सिंपल रेक्टेंगल की तरह क्यों दिखेगा, 1 से 2 आइसोथर्मल था, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. 2 से 3 एडियाबैटिक था. रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल्टा एस 0 होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट. 3 से 4 वापस आइसोथर्मल प्रोसेस था. ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन था, राइट. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कंप्रेशन हो रहा है तो मतलब एंट्रोपी कम हो रही होगी. ठीक है, 4 से 1 वाज अगेन एडियाबैटिक, दैट मींस एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा. एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, एंड यू नो एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक है, सो दिस इज द टी एस डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल. ठीक है, ये था एडवांस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में एडवांस लिखा हुआ है. मेंस के पर्सपेक्टिव से लाइक आपको बस इतना बेसिक सा भी ध्यान रहे कि पीवी डायग्राम पे कैसा दिखता है, तो इट इज गुड इनफ. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप नोटिस करो ना, एंट्रोपी का ओवरऑल चेंज तो 0 ही आ रहा है ना. एक्सपेंशन होने पर एंट्रोपी बढ़ेगा ना. एक्सपेंशन होने पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में nr ln v2 by v1, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा s. तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगा ना. ठीक है, नाउ
गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग, अब इसके क्वेश्चंस काफी सिंपल रहेंगे आपके लिए, काफी बेसिक रहेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला पे रहेंगे। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ, एंड उसमें बस एक केयरलेस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है, तो वो आप नोटिस करना। Let me remove the answers. Just give me one moment. ऑलराइट, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कैलकुलेट करके बताओ। नहीं नहीं, वो रुद्र आप तो स्टेप्स देखो ना, सिंपल है आपके सामने। 1 + QC/QH इज इक्वल टू 1 - TC/TH। तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया ना। और फिर मैंने ये TC को इधर ले आया, QH को उधर ले गया, और फिर उस दोनों को टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके रख लिया। इसमें क्या था यार, मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन करो अभी जो नीचे मैंने लिखा है। ठीक है यश। और किसी का आंसर आया? हाँ, राइट दिशा। हाँ, किसी का। हाँ राइट, मैं यही लोगों को ढूंढ रहा था जिनका आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो अगेन बड़े बड़े लेटर्स में हाईलाइट करना, ऑलवेज यूज टेम्परेचर इन द यूनिट्स ऑफ केल्विन। ठीक है, दैट इज द केयरलेस मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स मेक। यूज टेम्परेचर इन केल्विन, ये जो फॉर्मूला है 1 - TC/TH वाला, इसमें हमेशा केल्विन में ही यूज करना है। ठीक है, सो टेम्परेचर कोल्ड इज 300 एंड टेम्परेचर हॉट इज 500 केल्विन। ठीक है, अभी क्या समझ में आया पृथ्वीराज? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 3/5, 2/5, 4/5, 0.8। बी ऑप्शन आंसर बैठ गया ना। ए कैसे बैठा आयुष? ठीक है, ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई दिस क्वेश्चन एज वेल।
Next question. All right. आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या आंसर है, बट हो सकता है, लेट मी वेट, बाकी लोगों का भी अगर यही आंसर आ रहा होगा आयुष तो ठीक है, लेट्स सी। सॉल्व कर रहे हो ना भाई? हाँ, निशांत का भी सेम ही आंसर आया है, तो हो सकता है दैट यू मस्ट बी करेक्ट। हाँ, सत्या का भी सेम ही आंसर आया है। बाकी लोग? क्यों, सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिक्कत आ गई? सिंपल सही तो है। इसमें चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल फॉर्मूला है 1 - TC/TH, राइट? सो आपने लेट्स से टेम्परेचर TC और TH रखा, तो इनिशियली एफिशिएंसी 40% है, तो 0.4 इज 1 - TC/TH, एक इक्वेशन हो गया, राइट? दूसरा क्या कह रहा है कि अगर मैं TC को 60 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज व्हाट सेम एज द डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एज डिफरेंस इन केल्विन। तो अगर मैं टेम्परेचर को 60 डिग्री से कम कर रहा हूँ, तो इट इज एज गुड एज सेइंग कि मैं 60 केल्विन से कम कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरी एफिशिएंसी 55% हो जाती है। तो 0.55 इज इक्वल टू 1 - TC - 60/TH, ठीक है? ऑल राइट।
तो इसको आप सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, TC TH आ जाएगा. हाँ करेक्ट. TC comes out to be 240 Kelvin and TH comes out to be 400 Kelvin. हाँ, sink is the cold reservoir ना. ऑल राइट. सो ये इतना बेसिक पार्ट आप लोगों को समझ में आया. अरे ये तो कन्वेंशन हमने ऊपर से डिस्कस किया है ना, दैट TC इज टी कोल्ड, TH इज टी हॉट. तो C स्टैंड्स फॉर कोल्ड, H स्टैंड्स फॉर हॉट. ठीक है, हॉट ही तो सोर्स रहेगा और कोल्ड ये वो सिंक रहेगा. ठीक है. All right. So with this now you should be able to do all the questions that are there in the booklet. Let's now spend some more time in the next chapter, that is chemical equilibrium. ठीक है. नहीं एडवांस में ऐसा इंजन की वर्किंग एटसेट्रा का कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछेंगे आपसे. दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ द सिलेबस. एडवांस में भी नहीं पूछेंगे. ठीक है. हाँ बोलो पृथ्वीराज. सर एक थ्योरी का क्वेश्चन था सर स्कूल के असाइनमेंट में. हाँ कि एक थर्मल फ्लास्क में गर्म कॉफी को रखा है. हाँ और उस कॉफी को हमने शेक किया, मतलब फ्लास्क को शेक किया और हाँ फिर दिया था कि अज्यूम द कॉफी टू बी एज अ सिस्टम. हाँ. Comment on the heat absorbed, change in the internal energy, and is any work done on the coffee करके सवाल आया था. कमेंट ऑन द, दोबारा बोलना. सर comment on the change in the internal energy हाँ हाँ. और फिर उसकी हीट और उस पे वर्क हुआ कि नहीं, ये 3 पार्ट से क्वेश्चन के. सो अब इसमें व्हेन वी आर सेइंग कि आइसोलेटेड सिस्टम में है, ठीक है, द कॉफी इज प्रेजेंट इन आइसोलेटेड सिस्टम, तो सराउंडिंग के साथ में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है. ठीक है. नाउ बाय द वर्च्यू ऑफ शेकिंग इट अप, ठीक है, यू आर डूइंग वर्क बट दैट इजंट द मैकेनिकल वर्क. जो हम लोग वर्क डिस्क्राइब करते हैं ना यहाँ पर इन आर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. एंड मैंने आपको बताया दैट दिस W इज एक्चुअली PV वर्क प्लस नॉन नॉन PV वर्क. यस सर. ठीक है. तो इस करंट सिचुएशन में because the system is isolated, there is no heat getting exchanged. ठीक है. Because the volume is constant, there is no PV work that is happening. ठीक है. But by the virtue of shaking this vessel, ठीक है, you are supplying non-PV work which is going to help increase the internal energy of this coffee. ओके सर. सर नॉन पीवी वर्क किस फॉर्म में होगा मतलब? So अब यहाँ पर essentially it will be in terms of the microscopic states associated with the system. Like यहाँ पर when you are heating this coffee container, तो इसके अंदर जो molecules हैं, right, इनका आप let's say interaction influence कर रहे हो, potential energy interactions influence कर रहे हो. आपने हो सकता है इनकी kinetic energy increase कर दी by bringing it in motion. अच्छा, गॉट इट. ठीक है. All right. Now let's talk about the next chapter, chemical equilibrium. Now this chapter is a direct extension of thermodynamics and छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत रहेगी, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी. आप लोग देखोगे एज वी प्रोग्रेस इनटू दिस चैप्टर. डिफिकल्टी लेवल वाइज अगर आप देखोगे तो इट विल बी अ वेलकम ब्रेक आफ्टर थर्मोडायनामिक्स.
बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी ज़्यादा सब टॉपिक्स थे एंड काफ़ी वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थी. इसमें अपन नोटिस करेंगे कि एक सेट पैटर्न रहेगा, सेट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे विच कैन जस्ट घुमा फिरा के लाइक सर्टन नोन्स दे देंगे, सर्टन अननोन्स पूछ लेंगे. All you need to be careful about is avoiding careless mistakes. That is the key conclusion that comes from this chapter. Starting part थोड़ा सा theoretical है, तो उसको आप observe करना when we talk about this concept of chemical equilibrium. So when we are discussing this chapter, हम लोग primarily reactions का focus रखेंगे. Now, along with reactions, we will also talk about physical equilibriums also. Phase change हो गया, या let's say कोई salt किसी solvent में dissolve हो रहा है, तो that's also a physical change only. या फिर से certain gas is dissolving in a liquid, soda बनाने का है आपको, तो that is also a non-chemical change or a physical change, and उस equilibrium का भी हम लोग discussion करेंगे, but major focus chemical reactions पे रहेगा. Now, the starting part goes in describing this term of equilibrium, what this equilibrium means. तो यहाँ पे notice करना that most of the reactions in a closed system, they attain a state of equilibrium, and in very very simple terms, this equilibrium can be described as a balance between two opposing forces. Now, in observation, in terms of practical observations, this state of equilibrium is characterized by macroscopic properties of the system becoming constant. जैसे, for example, if you look at this reaction, N2 plus 3H2 giving 2NH3. Now, let's say आपने कुछ N2 गैस डाला, कुछ H2 गैस डाला, like reaction forward direction में हुआ, reaction फिर backward direction में भी होने लगा, and then eventually there came a point when the forward forces and the backward forces, they became equal and opposite, and यहाँ पर जो भी मेरे ये गैसेस थे, इनके मोल्स जो हैं वो स्टेडी हो गए, इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो स्टेडी हो गया, राइट. तो ये किसी वेसल में अगर मैंने ये इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन मिक्सचर छोड़ा हुआ है और वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, और फिर मैंने यहाँ पे मैनोमीटर लगाया हुआ है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन मैनोमीटर माइट फ्लक्चुएट, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन हमने कैसे स्टार्ट किया है, बट इवेंचुअली ये मैनोमीटर की रीडिंग एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, and that we will be saying is the indicator of equilibrium being achieved. So pressure is one of the macroscopic parameters that is used to characterize equilibrium. Sometimes it is concentration, sometimes it is color, depending upon क्या reaction है, क्या species है. Now, in order to understand this concept of equilibrium in a more detailed manner, हम लोग दो पर्सपेक्टिव्स नोटिस करेंगे. एक रहेगा काइनेटिक्स का पर्सपेक्टिव, विच इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दूसरा पर्सपेक्टिव रहेगा विच इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, दोनों एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले काइनेटिक्स का पर्सपेक्टिव से समझते हैं दैट व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम. सो इट्स अ fairly simple, fairly intuitive point of view. Say, taking an example of N2 and H2 combining to give you ammonia. Say you started with reactants. Okay, you had certain N2 and H2 with you, certain quantity of N2 and H2 with you, and as a consequence, the reaction in the forward direction started. Okay, rate of forward reaction. What is rate? ठीक है, रेट की ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. रेट इज सिंपली से मोल्स रिएक्टेड पर यूनिट टाइम, अ सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग. how many moles are reacting per second or per minute or per hour, that is something how you can define as rate.
तो इनिशियली क्योंकि यहाँ पर N2 and H2 का क्वांटिटी है, सिग्निफिकेंट है, हमने इंट्रोड्यूस किया है, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज हैपनिंग एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. क्यों? क्योंकि अमोनिया बना ही नहीं है. ठीक है. हाउएवर जब थोड़ा टाइम निकल जाएगा, रिएक्टेंट्स का अमाउंट कम होगा, प्रोडक्ट्स का अमाउंट थोड़ा बढ़ेगा, देन ये रेट्स पे भी फर्क पड़ेगा. जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था वो थोड़ा कम होने लगेगा बिकॉज रिएक्टेंट्स का क्वांटिटी कम होता जा रहा है. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा बिकॉज प्रोडक्ट्स का क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है. इवेंचुअली एट सम पॉइंट it will happen that the forward rate and the backward rate are going to become equal to each other. तो जितना amount of N2 in a given unit of time consume हो रहा है forward से, उतना ही produce हो जाएगा backward reaction से. So what we will find is that a state of equilibrium has been achieved. A state of chemical equilibrium. Sorry. A state of chemical equilibrium has been achieved. Now, यही चीज हम लोग जब ग्राफिकली देखते हैं तो नोटिस करना है कैसा दिखता है. इफ आई फोकस ऑन दिस फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने लिखा है. इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा था, बैकवर्ड का 0 था, बट एज टाइम प्रोग्रेसेस, एज वी मूव along the x-axis, the rate of forward reaction decreases and backward increases and eventually they become equal. ठीक है. Around the time when they are equal to each other, we say that the equilibrium has been achieved. Now, notice a very important aspect over here. Do you see that the rate values are non-zero? They aren't something which have become zero. What does that signify? It signifies the fact that the equilibrium is dynamic in nature. इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन सीज हो गए. रिएक्शंस अभी भी हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहे हैं. इट इज जस्ट दैट दे आर हैपनिंग इन एन इक्वल मैनर. तो कॉन्सेंट्रेशंस हमें चेंज होती हुई नहीं नजर आ रही है, कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जा रही है. ठीक है. बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है दैट reactions have ceased. The reactions keep on happening, right? So यहाँ पर an important point to note would be that equilibrium is dynamic, ठीक है, not static in nature. ठीक है. Rate of forward is equal to rate of backward isn't equal to 0. हाँ, कॉन्सेंट्रेशंस को देखने पर एक बार ऐसा लगता है कि शायद रिएक्शन सीज हो गए हो, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करोगे, एंड ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने जिस तरीके से ये ग्राफ्स बनाए हैं इसी तरीके से होंगे. वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्वांटिटी क्या है, इक्विलिब्रियम कैसा है, राइट. हो सकता है कि अमोनिया का क्वांटिटी N2 और H2 से ज़्यादा बन जाए, हो सकता है H2 का क्वांटिटी N2 के नीचे चला जाए, लाइक वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं. ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल ले लिया जहाँ पे व्हाट आई वांटेड टू शो यू वाज दिस फैक्ट दैट beyond a certain time the concentrations become constant, the graphs become almost horizontal. However, it does not mean that the equilibrium is static. It does not mean that reactions have ceased. The reactions keep on happening. ठीक है. सो ये इक्विलिब्रियम का पर्सपेक्टिव, इक्विलिब्रियम की अंडरस्टैंडिंग थी फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बिकॉज हम लोगों ने अभी जस्ट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंक्लूड करा है, तो इट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, यहाँ पे वैसे लिखा भी हुआ है नोट.
that equilibrium is dynamic in nature. ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, how can we understand the concept of equilibrium? So if you remember सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम लोगों ने ये एक पर्सपेक्टिव गेन किया था दैट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये यहाँ पर ये रेफरेंस में ये मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एनसीईआरटी में इस चीज को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करा है यूजिंग रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करे हैं टू डेमोन्स्ट्रेट दिस फैक्ट कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर के होते हैं. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम था, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm पर. नाउ हाउ डू यू नो दैट द रिएक्शंस आर कंटिन्यूसली हैपनिंग? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर इट? तो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे मिलेगा इज दैट इन दिस सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम में आप कहीं से D2O लेके आ जाओ. D2O तो चलो फिर भी रेडियो एक्टिव नहीं है, T2O, ट्रिटियम T2O, ठीक है, हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ट्रिटियम, उसको लेके आ जाओ, ठीक है, एंड उसको इंट्रोड्यूस कर दो यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो, एंड आफ्टर सम टाइम, ठीक है, लेट इट सेटल फॉर सम टाइम. फिर ये जो आइस है इसको निकाल लो एंड इसको एनालाइज करो. You will find that inside the ice there are radioactive T2O particles. So it shows the fact that equilibrium पर reactions stop नहीं हुए, reactions continuously चलते जा रहे हैं. तो आपने जो ये T2O लिक्विड यहाँ पे डाला वो इवेंचुअली आइस के अंदर आ गया, ठीक है. सो दैट इज, उसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी में अलग एग्जांपल लिया है, आप लोग रीड करोगे तो ये हेबर्स प्रोसेस में ही लाइक इंस्टेड ऑफ H2 they used I think T2 and they explained. ठीक है, coming to the thermodynamics point of view of understanding of chemical equilibrium, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने नोटिस किया है about equilibrium was that delta S universe is equal to 0. This is the condition of equilibrium and this is what? This is a universal condition. ठीक है, कोई भी जनरल सिचुएशन होगा उसमें इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, हाँ, अगर अब कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस हम लोग कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रोसेस अंडर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस, देन हम लोगों ने उसका इक्विलिब्रियम का डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन कैसे डिफाइन करा था? that delta G of that process is equal to 0. Delta G of the reaction is equal to 0. Now along with this, ठीक है, एक और important aspect notice करना. Another important aspect or another important characteristic of equilibrium यहाँ as a point number 2 मैंने describe करा हुआ है आपके लिए, that at equilibrium Gibbs free energy of the system is minimum.
दैट मीन्स जो मेरा रिएक्शन मिक्सचर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम at equilibrium. Now, this is something which is an additional detail over and above what you have studied in the previous chapter. Previous chapter में मैंने आपके साथ में ये first result share किया था that equilibrium पर delta G 0 रहेगा. एक और साथ में डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा is that the Gibbs free energy of the entire system, reactants and products combined, is minimum at equilibrium. Now, how do I conclude this? How do I understand this point that Gibbs free energy of the system is minimum at equilibrium? आप नोटिस करोगे यहां पर जब हम लोग ड्यूरिंग द रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज समझ रहे हैं तो वो कैसा रहेगा. सो आप ऐसे ऑब्जर्व करना इसके लिए मैं एक ग्राफ यहाँ पे आपको प्लॉट करके बताता हूँ. एंड ऑन द y एक्सिस यू हैव गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, ऑल्दो एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं बट मैं ऐसे रिप्रेजेंट तो कर रहा हूँ ग्राफिकली. नाउ ऑन द y एक्सिस यू हैव गिब्स फ्री एनर्जी. ऑन द x एक्सिस यहाँ पे आप नोटिस करना you have reaction coordinate. Now, what is meant by reaction coordinate? So it is going to plot the progress of reaction. On the leftmost side, 0% reaction हुआ है. On the rightmost side, 100% reaction हो गया है. On the left hand side, you have only reactants. ठीक है, मेरा reaction है, reactant going to product. And on the rightmost side you have only product. ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और बीच में you will have a mix of reactant and product. ठीक है, नाउ अब नोटिस करना इनिशियली रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी कुछ हो सकती है, लाइक लेट्स से दिस इज दैट वैल्यू. ठीक है, वी डोंट नो एग्जैक्टली absolute value, but it could be something, say this point. Then products की गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, वो भी कुछ वैल्यू हो सकती है. इट इज रेयर कि इट विल बी इक्वल टू व्हाट द प्रोडक्ट का गिब्स फ्री एनर्जी वाज. ठीक है, इट कुड बी समथिंग हायर, इट कुड बी समथिंग लोअर, डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रोडक्ट है. आई डोंट नो. यू कैन हैव वट एवर वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, लेट्स से मैंने ये लोअर वाला वैल्यू चूज कर लिया. ठीक है, अब नोटिस करना दैट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द entire system will be because of reactant and product together. ठीक है, यहाँ पर if I was to say take a box and reactant को मैं blue से represent कर रहा हूँ तो इसमें अभी सिर्फ reactant के molecules हैं. ठीक है, and at the end अगर product को let's say मैं green से represent कर रहा हूँ तो end में सिर्फ product के molecules and in between, ठीक है, you will have some reactant and some product. Now what I'm trying to say is that at equilibrium, ठीक है, जहां पर भी equilibrium आए,
से 20% रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम आए, 40% रिएक्शन इक्विलिब्रियम करके आए, 60% रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम आए, जहां पे भी इक्विलिब्रियम आएगा, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वहां पर जो सिस्टम है उसका गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल 30% के अराउंड इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। ठीक है, 30% इज वेयर द इक्विलिब्रियम इज कमिंग। ठीक है, ये मैं ऐसे हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, से 30% पर इक्विलिब्रियम आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ठीक है, मेरे सिस्टम की, वो मिनिमम होगी। मतलब यहाँ से जब रिएक्शन ट्रैवल कर रहा है तो भी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एंड यहाँ से जब रिएक्शन ट्रैवल कर रहा है तो भी गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है। दिस इज द मिनिमा ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया, ये आपको अपनी कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी से समझ में आ जाएगा, दैट फॉर स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन डेल्टा जी हैज टू बी लेस देन 0। कैसे, अब आप यहाँ पे नोटिस करना, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इफ आई टॉक अबाउट द डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी इज व्हाट, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो कैसा आ रहा है वैल्यू, नेगेटिव आ रहा है, ये फाइनल छोटा है, ठीक है, और ये इनिशियल बड़ा है। तो डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड, राइट। तो ये फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, आप राइट हैंड साइड पे ऑब्जर्व करना। ठीक है, राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो यहाँ पे डेल्टा जी कैसा दिख रहा है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ये पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, बैकवर्ड, रिएक्शन इस तरफ जा रहा होगा। And what does this mean? This means that the reaction will proceed towards the minima. And that is the situation where equilibrium will be attained. जो absolute value है Gibbs free energy का, that will be minimum at the equilibrium. ठीक है, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, एक बार में नहीं समझ में आता। ठीक है, एंड जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप बस इतना भी ध्यान रख लोगे, इफ़ यू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स, तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। व्हाट आर द 2 पॉइंट्स, दैट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज वन important point. And the second point is Gibbs free energy of the reaction mixture, the system, is minimum at equilibrium. ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान में रख लो। अब पहला वाला पॉइंट जो था, ये तो मैंने आपको ये मैंने पहले ही आपको समझाया था, थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने देख लिया था। ये जो दूसरा पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी का मिनिमा रहता है, ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको अभी एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ठीक है, और इसका अंडरस्टैंडिंग भी मैं आपको डेवलप करवा रहा हूं। वो किस तरीके से मैं डेवलप करवा रहा हूं, बाय लुकिंग एट द रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, ये एक नया चीज था जो अभी तक हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पिछले चैप्टर में जब भी कैलकुलेशन के बारे में बात करते थे, ठीक है, हम लोग लाइक ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो रहा है वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे थे। हम लोग ये बोलते थे कि हाँ ये रिएक्शन है, ये अगर हो जाएगा
तो ये इसका डेल्टा एच होगा, ये इसका डेल्टा जी होगा, ये इसका डेल्टा एस होगा। ठीक है, इसमें हम लोग ड्यूरिंग द रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कर रहे हैं, दैट इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड at the point where there is a minima of Gibbs free energy। ठीक है, और मैं आपको कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, दैट you use this graph of Gibbs free energy versus reaction progress, reaction coordinate, and उसमें आप नोटिस करोगे that only if I have the minima at the equilibrium, then I can see or understand the direction in which the equilibrium or the reactions are going to progress। अगर मैं let's say reactant से start करता हूँ, ठीक है, if I start only with reactants, then my spontaneous direction is towards delta G less than 0, Gibbs free energy decrease करे, that is forward। ठीक है, या फिर अगर मैं प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं, ठीक है, इवन इफ आई स्टार्ट विद प्रोडक्ट से नॉट रिएक्टेंट, मैं प्रोडक्ट से स्टार्ट करा, तब भी मेरा स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन किधर रहेगा, टुवर्ड्स डेल्टा जी लेस देन 0, दैट इज लोअरिंग ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। एंड कहां तक जाता जाएगा ये, जब तक गिब्स फ्री एनर्जी का मिनिमा नहीं आ जाता। ठीक है, यहां पर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज द मैक्स डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब इसके आगे का चैप्टर बहुत स्मूथ है। ठीक है, हाँ, यहां पर जहां इक्विलिब्रियम है वहां पर देयर इज नो फॉरवर्ड, देयर इज नो बैकवर्ड। ठीक है, यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है। हाँ, अब वो तो किसी भी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हो सकता है कि किसी रिएक्शन में ये मिनिमा 30% पे आ रहा है, किसी रिएक्शन में हो सकता है ये मिनिमा 99% पे आ रहा हो। ठीक है, हो सकता है उसका मिनिमा ऐसा आ रहा हो सकता है किसी रिएक्शन का मिनिमा 2% पे आ रहा हो। वो तो उस रिएक्शन की बात हो गई, बट इक्विलिब्रियम पर मिनिमा आएगा गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? हाँ, अभी हम लोगों ने थोड़ा एक्सीड कर लिया है क्लास का टाइम, तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहीं से पिकअप करेंगे। हाँ, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन यहाँ पर यश। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट गिब्स फ्री एनर्जी विल बी मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता हूँ, बट मैं इसको कंपैरेटिवली तो बोल ही सकता हूँ ना, कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट at equilibrium the reaction mixture has minimum Gibbs free energy। हाँ, तो इसमें आपने एकदम सही पॉइंट कंक्लूड करा यश, दैट वी विल से एंट्रोपी इज मैक्सिमम, नॉट ds। ds विल बी 0, वी विल से एंट्रोपी विल बी मैक्सिमम। तो अगर मैं यही ग्राफ, ठीक है, नोटिस करना, एंड इसमें व्हाट आई विल हैव टू लाइक काइंड ऑफ डू इज, बिकॉज ये तो क्या, ये मैं सिस्टम के लिए डिफाइन करता था ना, मैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को अगर प्लॉट करूंगा, ठीक है, तो इट विल बी अटेनिंग अ मैक्सिमा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, या फिर अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम बोल दूंगा, ठीक है, इफ आई यूज द टर्म आइसोलेटेड सिस्टम, तो डेल्टा सराउंडिंग 0 हो जाएगा, देन आई कैन से दैट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल
be maximum at equilibrium. समझ में आया? ऑल राइट, ठीक है, चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में. मैं नोट्स आप लोगों को भेज देता हूँ, जल्दी भेज देता हूँ. ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस.